व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर जो पढ़ाई है और जो सेहत है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। और आप लोग का एडमिट कार्ड भी अभी अवेलेबल करा दिया गया है, जो कि 9th ऑफ मई को आप लोगों का पेपर होने वाला है ईपीएफओ का। जिस किसी को ये डाउट चल रहा था दिमाग में कि पता नहीं यार पेपर होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन बनेगी, तो सारी जो भी आशंकाएं आप लोगों के माइंड में बनी हुई थी वो सारी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। तो आप लोग बिना किसी डाउट के अब अपने प्रिपरेशन को अच्छे से एक सही डायरेक्शन में लेकर चलते रहिए। लगभग 20-22 दिन बचे हुए हैं यार, तो कोशिश ये करो कि जितने ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। रिवाइज और प्रैक्टिस, रिवाइज और प्रैक्टिस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप लोगों को पूरा फोकस देना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश जितने भी ज्यादातर जितना भी आप लोग कोशिश कर सको, जैसे मैंने आप लोगों को देखिए पहले बताया था कि कोशिश ये करनी है कि लगभग एक साल का करंट अफेयर कवर कर लेना है। ठीक है, अगर एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर एक साल का नहीं कर पा रहा हूं, तो कम से कम 8 या 10 महीने का तो यार करके जाना ही जाना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एक साल के अंदर 8-10 महीने के अंदर अंदर जो लेटेस्ट चीजें होती है उसमें से आते हैं। कम रेशियो में देखोगे तो फिर थोड़े से बाहर क्वेश्चन जाते हैं जो कि इसके बाद के होते हैं। तो कम से कम 8 महीने या फिर 8 या 10 महीने का कम से कम मिनिमम करंट अफेयर तो करके जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग देखिएगा एनडीए सीडीएस का पेपर होता है तो वहां पर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो वहां पर 6 महीने का करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास में पेपर कब होना था और कब हो रहा है ये, तो टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, पर फिर भी कम से कम एक साल या फिर 10 महीने, 8 महीने से तो नीचे जाना ही जाना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, तो एक साल का कर लोगे तो फिर भी बेटर जोन में आप लोग अपने आप को पाओगे। तो ये कोशिश आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो इसमें जितना मेरे से हो पा रहा है मैं भी कर रहा हूं। कल आप लोगों का जो आने वाला है सितंबर का आने वाला है, फिर वीक के बीच में ही आप लोगों को अक्टूबर का देखने को मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि वीकेंड में मिलेगा, वीक के बीच में मैं अक्टूबर का प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के लिए। अप्रैल का जो होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, अप्रैल वाला जो होगा वो आप लोगों का जैसे ही आप लोगों का एग्जाम रहेगा 9 तारीख को, उससे पहले आ जाएगा, 1 या 2 अप्रैल में मैक्सिमम आप लोगों को मिल जाएगा। तो कितना आप लोगों का हो चुका होगा उस टाइम तक आप लोग ये देखिए आप लोगों को मैंने अप्रैल का हो जाएगा, इसी के साथ में मार्च का हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, ठीक है, दिसंबर हो गया, ठीक है, नवंबर हो गया, इसी के साथ में आप लोगों का जो अगस्त का आ चुका है, कल सितंबर का आ जाएगा और फिर अक्टूबर का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखिए लगभग मोटे मोटे तौर पर 8 महीने का तो यही हो जाएगा। तो 8 महीने को तो लगभग में ही आप लोगों का कवर करा दिया है। इस तरीके से आप लोग देखकर चलिए। अब इसमें कितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करा पा रहे हैं, क्योंकि एक काफी अच्छे लेवल पर काफी मेहनत लगी, एक जो इंपॉर्टेंट पोर्शन चूज कर आप लोगों के लिए जो प्रोवाइड कराया, तो उसको जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर है। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अच्छे से उनको आप लोग रिवाइज कीजिए। और जो न्यूज़पेपर वाली वीडियो होती है, देखिए इसमें फायदा क्या होता है, आज फिर अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस करूंगा, कई सारी और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो कोशिश ये करनी है कि जितना भी आप लोगों के पास में टाइम होता है, चलते फिरते घूमते, जो भी आप लोगों को जहां भी टाइम मिले थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए, उस टाइम पर ये वीडियो आप लोग सुन लो थोड़ा। ठीक है, जो खासकर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर वे में लगे रहो अपना। ठीक है, पर लेकिन जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो उस तरीके से उसको सुन लो ताकि आप लोग का थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए और इसी के साथ में कुछ और चीजें जानने को मिल जाए। तो उस तरीके से आप लोगों को सुनना है बैठकर प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि आप लोग इनसे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग रिविजन पर ज्यादा फोकस दीजिए, जितना ज्यादा आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो डाउट कोई भी हुआ करे तो उसको तभी क्लियर कीजिए, क्योंकि अब डाउट रखना नहीं है माइंड में, अब का ज्यादा टाइम आप लोगों के पास में बचा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। काफी इंटरेस्टिंग आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, कौन कौन पेपर दे रहा है, जो ईपीएफओ वाला पेपर कौन कौन देने जा रहा है, ठीक है, जिस किसी ने फॉर्म भर रखा है, ओके बताइए तो जरा। उसी के साथ में फिर अगर जिस तरीके से अगर आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट अगर चल रहा है तो उसके बारे में बताइएगा। अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया लगता रहेगी क्या चीजें किस तरीके से लेके चलनी है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमिस किया गया है कि ऑक्सीजन, इसके साथ में वेंटिलेटर वगैरह ये यूपी और छत्तीसगढ़ को प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी ज्यादा अभी सामने निकल कर आए हैं। पूरी कंट्री के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर 2 लाख से भी ज्यादा केसेस देखने को मिले। तो ये एक काफी जो चीजें बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर के द्वारा कवर की जा रही है, ये है यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन नीरव मोदी साहब जो है उनको इंडिया में वापस लाया जा रहा है घसीट कर। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से अपनी जान बचाकर भागे थे। तो अब यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इनके द्वारा लगभग 13,758 करोड़ रुपए इतना लोन किसी देश को दिया जाता है जितना ये अकेला बंदा लेकर भाग गया।
तो यहाँ पर पीएनबी को चूना लगाया गया इसके द्वारा, और भी कई सारे जो ऑफिशियल थे उसमें संलिप्त पाए गए। तो पूरे केस का एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या बात थी यहाँ पर, कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हुई। तो 2018 से यहाँ पर चीजें देखने को मिली, जिसमें फर्स्ट जो केस था इनके खिलाफ यहाँ पर दायर किया गया पीएनबी में, इनके खिलाफ 6,498 करोड़ रुपए का इनके ऊपर। यार इतना पैसा लेके इंसान करेगा क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आखिर इंसान को इतनी लत क्या होती है। चलो एक अच्छी सी मर्सिडीज या कोई भी बीएमडब्ल्यू टाइप ऑफ गाड़ी ले ली, ठीक है, एक ढंग का एक घर हो गया, चलो शानदार तरीके का अच्छे खासे एरिया में, ठीक है, नौकर चाकर हो गए, वो सारी चीजें करने के बाद में मतलब अपना इंसान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो चीज की हेल्थ। अगर इंसान की हेल्थ सही है तो सारी चीजें सही है। पर लेकिन आज की डेट में जो लालच है ना, वो इंसान का और ज्यादा इन चीजों को करना है, अच्छे कामों में नहीं रहता है कि चलो यार थोड़ा सा किसी का और फायदा हो जाए। एक इंसान की जो ग्रीड है यहाँ पर ये, और खासकर ये माना जाए कि ये जो ग्रीड है इतने लार्ज स्केल पर बढ़ जाती है कि ये भी नहीं देखते कि कितना नुकसान देश को हो रहा है उसका, कितना नुकसान अपने आप को हो रहा है। पूरा क्या एक तरीके से जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म ऐसा लगता है कई बार तो, जब ऐसी तरीके इंसानों को देखा जाता है कि क्या मतलब रह गया इंसान का इस तरीके से अगर ये हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख लो, घुमा के लाया पूरे देश में, पूरी दुनिया में बेइज्जती, अब अपने घर में आकर फिर से बेइज्जती। अब क्या रह गई जिंदगी, पैसे का क्या करेगा, पैसे का चार डाल लो अब उठाकर। तो ये सिचुएशन इंसान को एक लालच होता है ना, इसीलिए कहा है कि लालच बुरी बला है। तो यहां पर अगर इस केस के बारे में बात करें तो 2018 का केस था। फिर यहां पर सीबीआई के द्वारा बेसिकली कई सारे बैंक ऑफिसर को अरेस्ट किया गया जिन्होंने इनकी सहायता की, और सीबीआई ने फर्स्ट चार्जशीट दायर की। यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इंटरपोल के द्वारा रेड नोटिस इशू किया गया जब यहां पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई। इंटरपोल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। तो यहां पर कई तरीके के नोटिस इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। रेड नोटिस का मतलब क्या होता है, अगर कोई वांटेड क्रिमिनल, कोई पर्सन इस तरीके से कोई उल्टी सीधी हरकतें कर एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं तो यहां पर रेड नोटिस इशू किया जाता है। तो नीरव मोदी के लिए इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा रेड नोटिस इशू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। टोटल ये नोटिस है आप लोगों के सामने जो इंटरपोल के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसमें येलो है अगर कोई मिसिंग पर्सन है, ठीक है, ब्लू नोटिस है एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी से लेनी है, ब्लैक नोटिस है अगर किसी को यहां पर अनआइडेंटिफाई किसी की बॉडी मिल गई तो यार चेक करो ये किस कंट्री का बंदा है, किसकी बॉडी है यहां पर, ये उसके लिए होता है। ग्रीन नोटिस जो रहता है वार्निंग के लिए रहते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें रहती हैं, ठीक है। ये ऑरेंज जो नोटिस रहता है कोई एमिनेंट जो थ्रेट है उसके लिए यहां पर रहता है, ठीक है। इसी के साथ में पर्पल रहता है यहां पर, ये मोडस ऑपरेंडाई के लिए बेसिकली। जो इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल जो नोटिस रहता है यहां पर, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलता है, फिर ग्रुप के लिए अगर कोई सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इनमें अभी जो इशू किया गया है ये किया गया है रेड वाला नोटिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बोल देंगे, देखिए चार कलर दे दिए, रेड, येलो, ग्रीन, और आप लोगों को बोलेगा ऑरेंज या फिर ब्लू, ठीक है। और बोलेगा कि इनका क्या क्या मतलब है, किस किस लिए यहां पर ये इंटरपोल के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो नीरव मोदी के लिए यहां पर जो इशू किया गया था ये रेड नोटिस था, रेड हैंडेड पकड़ो इस इंसान को, ठीक है। तो फिर यहां पर जब ये नोटिस इशू किया गया तो इंडिया के द्वारा रिक्वेस्ट की गई यहां पर यूके को कि भाई साहब इस इंसान को हमारी कंट्री वापस भेजो, हम क्या करेंगे इसका वो हम लोग सोचेंगे तभी। तो यूके पुलिस के द्वारा नीरव मोदी को लंदन में अरेस्ट कर लेगा 2019 में। एक्स्ट्राडिशन ट्रायल स्टार्ट हुई। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि प्रत्यार्पण करना, यानी कि हमारे देश में इसको वापस लाने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। तो वो चीजें यहां पर देखने को मिली। अब एक्स्ट्राडिशन अलाउ किया गया यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूके जो होम डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। अब यहां पर ये साइन कर दिया गया ऑर्डर, तो यानी कि अब ये इंसान जो है घसीट कर इंडिया के अंदर लाया जाएगा और फिर देखो क्या कंडीशन बनती है। तो पूरा ये इनके बारे में एक लेखा जोखा है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, जो कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये यहां पर एक रिपोर्ट छपी है फर्स्ट पेज पर ही द हिंदू न्यूज़पेपर के। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है खासकर लड़कियों को, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि पेंडेमिक के टाइम पर अभी फिलहाल जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें से एक प्रेशर तो बड़ा ही जेन्युइन सा है। आप लोगों ने सुना होगा घर में भी नॉर्मली कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी शादी कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे प्रेशर भी काफी लार्ज स्केल पर लड़कियों पर देखने को मिल रहे हैं। अभी यहां पर एक स्टडी की गई जिसका नाम रखा गया कोविड इन हर वॉइस, ए गर्ल लेड एंड द सेंट्रल, जो बेसिकली पार्टिसिपेटरी रिसर्च स्टडी जिसको बोला गया। इसमें लगभग कई सारी सिटी जैसे अहमदाबाद, अलवर, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, यहां पर लड़कियों के इंटरव्यू किए गए। जब इंटरव्यू करने के बाद में पता चला तो कई सारी बातें सामने निकल कर आई। ये वो पॉइंट है, अगर आप लोगों को वुमेन के ऊपर इंपैक्ट क्या है यहां पर कोविड-19 का, पेंडेमिक का, वो भी देखने के लिए आए तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। या फिर इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हैं, आप लोग लड़की हैं अगर खासकर, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी
भी कोविड-19 के टाइम पर, या फिर लड़कों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी ऐसी चीजों के बारे में, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नहीं कहते कि बैठकर सोचना चाहिए कि हाँ ये क्या हो रहा है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या आंसर आप लोग देंगे। तो जो बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो ये कि ऑनलाइन जो है ये क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, इनके पास में गैजेट भी वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कईयों के पास में मोबाइल नहीं है, किसी के पास में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, एक्सेस नहीं है ऑनलाइन चीजों के लिए, तो ये चीजें देखने को मिल रही है। मेंटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन नजर आएगी। घर में कई बार स्पेस नहीं रहता है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, एक साइड में हाउल्ला चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ और दिक्कत हो रही है, उसी में सब चीजें, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गए हैं, तो ये महिलाओं के ऊपर एक अलग से, लड़कियों के ऊपर एक अलग से अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, ये जो लड़कियां हैं 13 से लेकर 24 साल की जो लड़की हैं उनसे बातें पूछी गई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बातें निकल कर आई सब में मैक्सिमम जो एक प्रेशर है मैरिज का, कि आप शादी कर दो अब जॉब नहीं लगेगी, ये वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा लड़कियों के द्वारा फेस की जा रही है। आप में से भी कई सारी लड़की ऐसी होगी जो चीजें फेस कर रही होंगी। तो देखिए यार, ये कोई इस तरीके से अगर कोई प्रेशर आता है तो आप लोगों को उसमें डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है, अपना काम करते रहिए, जो होगा वो चीज सब चीजें सही है, समझाने की कोशिश कीजिए, आखिर माँ बाप आपके हैं, ठीक है, कि देखिए शादी होने के बाद में तो जिंदगी जो है वो फिर चलनी है जैसी चलनी है, पर उससे पहले अगर जॉब लग जाएगी तो मेरी भी रेस्पेक्ट बनी रहेगी और आप लोगों की भी। तो ये कुछ बातें आप लोग अपने घर वालों से कर सकते हैं कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, शादी करके तो कहीं नहीं ये है कि देश रुक रहा है कि हाँ बच्चे पैदा होने और एक तरीके से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो वो सारी चीजें नहीं, पर लेकिन अपने पैरों पर अगर खड़ी हो जाएगी तो ये एक सबसे अच्छी चीज होगी, आगे आने वाली जनरेशन भी अच्छे से फिर चल पाएगी। तो ये एक रिपोर्ट है जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कई सारे एरिया में अभी यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, कोई इसको लॉकडाउन बोल रहे हैं, कई इसको यहाँ पर कर्फ्यू बोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए। हरियाणा के अंदर भी यहाँ पर अभी शटडाउन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर वीकेंड में अभी चीजें शटडाउन कर दी गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह है उनको फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। अभी यहाँ पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमडी बोलते हैं, आईएमडी के द्वारा फोरकास्ट किया गया कि हमारी कंट्री में जो मॉनसून का मौसम रहने वाला है वो अच्छा रहने वाला है। तो कोविड-19 के चलते कम से कम ये तो चीज अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो बताया गया ये अच्छा, ये ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो 96 से लेकर यहाँ पर 104 तक इनके द्वारा बताया गया है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इनके द्वारा ये एस्टिमेशन लगाया गया है। जो आईएमडी है ये हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए एग्जाम में कि आईएमडी जो है वो इंडियन रीजन के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन फोरकास्ट वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा नहीं है ओनली इंडिया के लिए प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, ये इवन अंटार्कटिका वाले रीजन तक भी पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है। मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, तो ये बाहर साइड के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और हमारी कंट्री का ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 रीजनल ऑफिस हैं, तो इसमें से एक हमारी कंट्री का आईएमडी भी है जो इंडिया के अंदर है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे हमारी कंट्री में आईएमडी है, वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर WMO हो गया, तो WMO का एक 6 जो ऑफिस है उसमें से एक इंडिया के अंदर है यहाँ पर ये IMD, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्मली न्यू दिल्ली में, बाकी मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चेन्नई वगैरह नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चेन्नई नहीं है, काम क्या क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, अगर अर्थक्वेक वगैरह उन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और ये 1875 में बनाई गई बॉडी है जो कि काफी पुरानी है, ठीक है। तो इसमें कई सारी इनकी जो अभी फिलहाल, पहले ऐसा लगता था कि पुरानी टेक्नोलॉजी वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो फिलहाल ये अभी अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह भी अपग्रेड कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में चीजों को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आईएमडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है साइड में, यहाँ पर द हिंदू के एडिटर यहाँ पर जिनका नाम है कृष्णा प्रसाद, अब यहाँ पर ये नए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। कृष्णा प्रसाद एज ए ग्रुप एडिटर बनाए गए, ग्रुप एडिटर ऑफिसर द हिंदू के। चलिए ये भी मैंने कहा आप लोगों को बता दें। ये एक खबर जो यहाँ पर इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, पर्सन स्पेसिफिक कैटेगरी में यहां पर आती है। रणजीत जो सिंह है, इनका नाम सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खासकर जब कोल एलोकेशन से रिलेटेड कोलगेट वगैरह वो सारे जो हमारी कंट्री में बड़े बड़े घपले चल रहे थे उस टाइम पर ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। रिसेंटली अभी यहां पर इनकी डेथ हो गई है 68 की एज में, और कोविड-19 जो है यहाँ पर ये भी यहाँ पर इसके भी पॉजिटिव यहाँ पर ये पाए गए, टेस्टेड पॉजिटिव। ये 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे जिनके द्वारा कई सारी पोस्ट पर अपनी जो सर्विस दी गई है। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स में भी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
फोर्स में भी ये हेड रहे। इसी के साथ में यहाँ पर जो कोयले से रिलेटेड जो कोल स्कैम चल रहा था काफी लंबे समय तक यहाँ पर, उसकी वजह से भी ये न्यूज में रहे और ये फॉर्मर सीबीआई के हेड थे। ठीक है, तो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, जो हमारी कंट्री में आज के डेट में जो बॉडी है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो हाई प्रोफाइल केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो भी पर्सन इस पोस्ट पर रहता है वो काफी लार्ज स्केल पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसा होना चाहिए जो कि प्रेशर को झेल सके, क्योंकि बड़े बड़े केस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, सीबीआई जो है यहां पर जो हमारी कंट्री बनाई जाती है वो पावर किस एक्ट से लेती है? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक ये है, आप लोगों को ये बताना है, जब सीबीआई का डायरेक्टर वगैरह अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो जो कमिटी होती है उसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, बाकी के 2 मेंबर और कौन होते हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है, फिर पोस्ट का डेजिग्नेशन क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों को पूछा जा सकता है सीबीसी के बारे में और सीबीआई के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सतनाम कमेटी है जो याद रखिएगा, जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया था दोनों बॉडी। बाकी यहां पर दोनों में अलग अलग कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, यहां पर भी अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 मेंबर होते हैं सीवीसी में भी, जो यहां पर अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करते हैं, और यहां पर भी 3 मेंबर होते हैं। तो दोनों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों को बता दिया, अब थोड़ा सा आप लोग रिविजन इसका करिए, बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को याद है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में कल जो है लगभग 2.33 लाख के करीब केस देखने को मिले और 1338 के करीब लोगों की डेथ हो गई। महाराष्ट्र टॉप पर रहा और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। ये जो नंबर ऑफ केसेस यहां पर निकल कर आए। कई सारे एरिया में ऐसा भी है कि यहां पर बेड जो अवेलेबिलिटी है उनके बारे में भी कई सारी न्यूज निकल कर आई कि ढंग से अवेलेबल नहीं कराए जा रहे हैं। तो कई सारी न्यूज थी, चलिए जो भी है, अब थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखिए। आगे बात करें तो म्यांमार के अंदर जो अभी धमाल जारी है उसके बारे में आप लोगों को बताइए। म्यांमार के अंदर यहां पर अभी रिसेंटली यहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर अभी आर्मी यहां पर रूल कर रही है। तो उसके चलते बार बार कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने भी सेक्शन यहां पर इनके ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ग्रुप है जिसमें 27 मेंबर हैं आज के में, जब से यूके यहां से बाहर निकला है, यानी कि ब्रेक्जिट यहां से हुआ है। ठीक है, तो अभी यहां पर आंग सांग सुई की जो है वो यहां पर अभी आप लोगों को पता है वे जेल में पड़े हुए, सब दुनियादारी यहां पर जो आर्मी के हाथ में है। तो क्या नॉर्मल सिचुएशन बन पाती है? ये हमारी कंट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, बाकी यहां पर हांगकांग के अंदर भी कंडीशन पूरी खराब चल रही है। ठीक है, तो 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो ये भी कंडीशन है यहां पर। रसिया के द्वारा अभी यहां पर यूएसए का रिप्लाई किया गया, क्योंकि यूएसए के द्वारा रसिया के कई सारे ऑफिशियल पर बैन लगाया गया। तो रसिया ने भी जो एफबीआई चीफ है और अदर यूएस ऑफिशियल है उनको यहां पर बैन की कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि यूएसए का रिप्लाई इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं क्या आगे माहौल बन रहा है। यहां पर यूएसए और रसिया फिर से एक रस्साकसी में यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के द्वारा बोला गया है कि ईरान न्यूक्लियर डील में अभी फिलहाल जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंट्री करने के मूड में लग नहीं रहा है, तो इन्होंने यूरेनियम को एनरिच करने की बात की गई है। एनरिच करने का मतलब क्या होता है कि इससे बॉम्ब बनाना और आसान हो जाता है जब इसको एनरिच करते हैं। तो ये 60% तक यहां पर इसको लेकर चले गए ईरान न्यूक्लियर डील में एंट्री कराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। तो देखते हैं एंट्री करवा पाएंगे या फिर नहीं करवा पाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के द्वारा सस्पेंड कर दी गई सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान एक गृह युद्ध जैसी कंडीशन में भी फंसा हुआ है। तो देखते हैं क्या माहौल बनेगा। बाकी यहां पर जो बाइडेन और सुगा जो है वो यहां पर मिलने वाले हैं, और ये माना जा रहा है कि यहां पर क्वाड का जो नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला है, समिट होने वाला है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आएगी। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 मेंबर है जिसके नाम पर इसका क्वाड नाम रखा गया है। अभी यहां पर रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जो कि यूएसए के द्वारा होस्ट किया गया था और इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट इसमें किया गया था। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में रहते हैं। इसको जो चाइना है वो एशियन नेटो भी इसको बोलता है। तो क्वाड के बारे में आप लोग याद रखिएगा, रिसेंटली भी आगे भी काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान हमारी कंट्री से चीनी खरीदने वाले हैं और लार्ज स्केल पर। तो हमारी कंट्री में जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो बढ़ने वाला है। चाइना की जो जीडीपी है क्वार्टर फर्स्ट में ये 18.3% से यहाँ पर रिकॉर्ड करी। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा कंट्री जो दुनिया को गड्ढे में डालकर अपने आप क्या मजे ले रहा है। तो ये हरकतें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूएसए की जो ट्रेजरी है उनके द्वारा इंडियन करेंसी को वॉच लिस्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर ये काफी लंबे समय से चीज चल रही है। इनके द्वारा ये वॉच लिस्ट में डाला गया था दिसंबर 2020 के, तब से यहाँ पर एक तरीके से ये चेक किया जाता है कि जो करेंसी में कुछ छेड़खानी तो नहीं की जा रही है, उसको मान लीजिए एक तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर 11 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, तो यहाँ पर जिनके द्वारा वॉच लिस्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, ये इनके खुद के चौंचले हैं, करते रहते हैं ऐसी हरकतें दूसरी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। हमारे लिए कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ ये कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। इनके उन्हीं अपने आप को बिजी रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या ऐसा नहीं तो कम से कम ऐसा चलते रहना चाहिए। तो ये हरकतें इनकी जो भी है हमारे काम की नहीं है। ठीक है,
आइए अब एडिटोरियल देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिनके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहे हैं डिसेंटर्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, यानी कि अभी कैसा एक ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा माहौल बन रहा है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। कल एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल यार मैंने डिस्कस किया था, उसके भी पॉइंट में यहाँ पर इंक्लूड करके चलूंगा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें, ये इंडिया की जो मेडिसिन डिप्लोमेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग की जा रही है, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डाल लेंगे। ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहां पर आप लोगों ने सुना है कि अगर शादी हो रही है 2 पर्सन की और वहां पर दुल्हा ही ना जाए तो कैसा रहेगा, तो ऐसे ही कुछ लग रहा है कि अभी यहां पर अफगानिस्तान से पुल आउट करने की बात की जा रही है यूएसए के द्वारा, और यहां पर एक मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में तालिबान ने जाने से मना कर दिया, यानी कि तालिबान ही वहां पर दूल्हा है और वही नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो दार्जिलिंग और जो गोरखा वाला रीजन है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये साइड में जो देखिए यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री में आज के दिन में जो कंडीशन बनी है, तो ये आसाम राइफल से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज उसके सामने आ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता देता हूं जो क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछ ली जाती है। हमारी कंट्री के बॉर्डर जो आज के डेट में डायरेक्टली जो टच करते हैं ये है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। थोड़ा सा टच करते हैं यहाँ पर किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में भी, पर लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड एरिया में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कोई फोर्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी जहां जहां पर हम लोग डायरेक्ट टच करते हैं तो वहां पर किस किस कंट्री के साथ में हमारे कौन से बॉर्डर टच करते हैं और कौन सी फोर्स है वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एनडीए सीडीएस टाइप जो एग्जाम होते हैं उनमें आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलेगी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी, इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र जो सीमा बल है, इंडो भूटान बॉर्डर पर ये आप लोगों को सशस्त्र सीमा पर, और यहां पर बात की जा रही है इंडो म्यांमार वाले एरिया पर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रीजन क्या है, म्यांमार में अभी डेडलॉक चल रहा है तो उसकी वजह से भी यहां पर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर आसाम राइफल रहती है, आसाम राइफल इंडो म्यांमार बॉर्डर पर। तो नॉर्मली मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के बॉर्डर को टच करते हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, तो मिजोरम के थ्रू काफी ज्यादा स्मगलिंग वगैरह भी देखने को मिल रही है, इलीगल क्रॉसिंग यहां पर की जा रही है, जिसके चलते यहां पर अभी ये जो फोर्स है हमारी ये यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है कि कैसे यहां पर चीजों को टैकल किया जाए, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर म्यांमारी लोग जो हैं वो यहां पर एंट्री कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहां पर ये एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखिएगा जिसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर है अफगानिस्तान के बारे में। आप लोगों ने किसी कंट्री के बारे में सुना है कि भाई साहब उस कंट्री के द्वारा नाक रगड़ दी गई, उसके बाद में बेइज्जती कराकर कोई कहीं से जा रहे हैं, तो वो कंडीशन अभी फिलहाल आप लोगों को यूएसए की देखने को मिलेगी अफगानिस्तान के अंदर में। एक कंट्री ऐसी जिसके द्वारा अफगानिस्तान के द्वारा एंट्री की गई अफगानिस्तान के अंदर में 2001 में, और 2001 में जब एंट्री की गई तो रजनीकांत वाली एंट्री थी, आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, पर लेकिन ऐसा वैसा हुआ नहीं। अभी 2021 में यहां पर ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि इनको बेइज्जती कराकर यहां से निकलना पड़ रहा है। वो नहीं है कि एक तरीके से बेइज्जती होनी है। तो वही बात है यहां पर। अभी फिलहाल यूएसए के द्वारा बोला गया कि अफगानिस्तान से अपनी कंट्री की जो फोर्स है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, और इसी के साथ में नेटो के भी काफी ज्यादा मेंबर है यहां पर। नेटो के बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप है यहां पर जिसमें लगभग 30 के करीब कंट्री है। ये बेसिकली एक आर्मी, एक मिलिट्री फोर्स आप लोग बोल सकते हैं यहां पर इनकी, जो कि एक मिलकर काम करती है, सारे ग्रुप में चलते हैं यहां पर। ये एक तरीके से इसीलिए क्वाड को एशिया का नेटो बोला जाता है, क्योंकि क्वाड में भी कुछ ऐसी कंडीशन बोला जा रहा है कि चाइना आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। हालांकि वो बेइज्जती करने की ज्यादा कोशिश कर रहा है, वो एक अलग बात है। तो यहां पर अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर नॉर्मली आप लोग जो एशिया के अंदर सेंटर की तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये टच करता है हमारी कंट्री के साथ ही बॉर्डर टच करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ जाए ऑफिशियली क्या अफगानिस्तान टच करता है हमारी कंट्री के बॉर्डर को, जी हाँ बिल्कुल टच करता है। क्वेश्चन में राइट का टिक लगा कर आना। ठीक है, अफगान इसकी करेंसी है और काबुल इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और साउथ एशियन यहां पर ये एक कंट्री है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह कि आज की डेट में यहां पर बेसिकली एक ग्रुप है जिसका नाम है तालिबान। तो तालिबान यहां पर पावर में है, और खासकर जो भी यहां पर जो गांव वाला एरिया है वहां पर तालिबान की काफी बड़ी पकड़ है। और वो तालिबान वो ग्रुप है जिसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है। तो पाकिस्तान की साइड से सपोर्ट मिलती है इस तालिबान के ग्रुप को, और गवर्नमेंट की नाक में दम किए रखता है, यानी कि सप्लाई साइड आती है पाकिस्तान की साइड से। तो यहां पर ये कंडीशन बनी रहती है। तो इसके चलते जब यूएसए के द्वारा एंट्री की गई तो उनके द्वारा बोला गया कि अफगानिस्तान में हम लोग डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, पर लेकिन अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आई या नहीं आई वो तो आगे पता चलेगा, पर यूएसए ने बेइज्जती खूब कराई। हुआ क्या, यहां पर इनके द्वारा अनाउंस किया गया अभी फिलहाल कि अपने ट्रूप्स को यहां से निकाल लेंगे, सितंबर 11 तक तो कंप्लीट निकाल लेंगे यहां पर। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी डील साइन की गई थी अफगानिस्तान के साथ में
अफगानिस्तान के साथ में तो गलत बोलना होगा, हालांकि उनके द्वारा तालिबान के साथ में डील साइन की गई। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पर काफी लंबे समय से पूरे अत्याचार करते हुए आ रहा है, काफी सारे लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। अब यहाँ पर ये इतना ज्यादा अपना कब्जा बना चुका है कि आज की डेट में जो यूएसए की फोर्स है वो भी उसके सामने घुटने टेक कर बोल रही है कि हमको जाने दो यार, तुम्हारा देश है, जो करना है यहाँ पर वो करते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। तो इसके चलते जो पड़ोसी आसपास वाले देश हैं वो यहां पर ये बोले कि अफगानिस्तान में शांति कैसे लेकर आनी है, क्योंकि जो बाइडेन जब आया ये लग रहा था कि कोई नया पैटर्न लेकर आएगा। इसके द्वारा बोला गया था कि अफगानिस्तान के लिए एक प्रॉपर डील आएगी, पर लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉपर डील आ रही है। तालिबान के साथ में जो ट्रंप के द्वारा डील साइन की गई उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रंप वाला ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसमें कोई भी चेंज इनके द्वारा नॉर्मली नहीं किया जा रहा है। एग्रीमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ये जो इंसर्जेंट है तालिबान के बीच में, ये फरवरी के महीने में भी देखने को मिला, कई बार बीच में भी बातें की गई कि 1 मई को यहां से निकलना है, यानी कि यूएसए की फोर्स को भगाने की बात की गई तालिबान के द्वारा 1 मई तक। तालिबान ने यह भी बोला कि अगर 1 मई तक आप लोग यहां से निकल जाएंगे तो उनके द्वारा प्रोमिस किया गया कि वो टेररिस्ट ग्रुप को यहां पर पनपने नहीं देंगे। टेररिस्ट ग्रुप कौन सा? जैसे कि अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, तो उसको हम लोग अफगानिस्तान की सोइल पे पनपने नहीं देंगे। उनकी जरूरत ही नहीं है, तुम ही इतने खतरनाक हो यहां पर, उनकी जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेंगे यहां पर आकर जब ऑलरेडी तुम यहां पर बर्बाद करके रखोगे। यानी कि तालिबान भी एक टेररिस्ट ग्रुप है, अब उसको पावर देने की बात की जा रही है, तो कितना ज्यादा चीजें नॉर्मल हो पाएगी। यूएसए के यहां से निकलते हैं यहां पर जो कंडीशन ये है कि आने वाले टाइम में क्या यहां पर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी हो पाएगी यहां पर। तो यूएसए अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो बोला जाता है कि काफी अच्छे लेवल पर चीजें चलेंगी, कुछ डिले हो सकता है पुल आउट पर, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो बाइडेन काफी आतुर है यहां से निकलने के लिए और यहां पर उस कंडीशन को भी हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है जो यहां पर ग्राउंड लेवल पर बनी हुई है आज की डेट में। अभी इनके द्वारा बोला गया कि हम तो निकलेंगे सनम, नाटो को भी लेकर जाएंगे। तो फिलहाल जो बोले इनके द्वारा जो बात की जा रही है कि रिमेन जो ट्रूप्स है यहां पर लगभग 2500 के करीब, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर, तो इनको फेज मैनर में निकाला जाएगा। 1 मई से स्टार्ट किया जाएगा जैसा तालिबान के साथ में प्रॉमिस किया गया था, और यहां पर सितंबर 11 तक ये बेसिकली यहां से विड्रॉ करेंगे। ठीक है, सितंबर 11 क्या है? ये वही है जब यहां पर यूएसए के अंडर वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब अटैक किया गया था, वही है जब यहां पर ओसामा बिन लादेन के द्वारा ये बेसिकली उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इनकी बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल के लेकर चला गया बंदा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी यहां पर, तो उसी में लास्ट डेट इनके द्वारा यहां पर ये रखी गई है। तो इसके चलते जो नेटो है, जो कोएलिशन ग्रुप है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ में हम भी निकल लेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर फिर। तो यहां पर ये पूरा प्रोसीजर ये इनका कंप्लीट होने वाला है। इनके द्वारा एक और बात की जा रही है यहां पर, ये 24 अप्रैल काफी यहां पर फोकस किया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है ये अंकारा तुर्की के अंदर मिलेंगे, तो यूनाइटेड नेशन लेड पीस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी जिसमें यूएन के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और खासकर ये ग्रुप है जो कि शांति बनाकर रखना चाहते हैं, तो ये तुर्की के अंदर मिलेंगे 24 अप्रैल को। तो जो 24 अप्रैल को यहां पर मिला जाएगा, इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहां पर तालिबान आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि जिसकी शादी है भाई साहब वही शादी में नहीं आ रहे हैं, तो फिर शादी किसकी करोगे आप लोग। तो जो तालिबान के ऊपर सारा गेम खेला जा रहा है वही यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसी के चलते तालिबान जो है उसने क्लियर कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डील साइन कर चुका है कि 1 मई तक आप लोगों को निकलना है, अगर नहीं निकलोगे तो मैं फिर धमाल मचाऊंगा यहां पर कि देश के अंदर में, फिर बम्बार्डमेंट करूंगा। तालिबान किसी दब नहीं रहा है, तालिबान सबके सर पर नाच रहा है, तालिबान अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ये खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो जो पीस कॉन्फ्रेंस है बिना तालिबान के, वो किस डायरेक्शन में चलेगी पहले तो ये समझने वाली बात है। और अगर कुछ इन्होंने बात कर भी ली यहां पर कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और तालिबान ने मानने से मना कर दिया, फिर क्या करोगे तो यहां पर मिलना ना मिलना ऐसा लग रहा है कि बिना बात की बात है यहां पर ये, क्योंकि यही बात होगी कि शादी में जो है दूल्हा ही नहीं आ रहा है, तो फिर शादी करके क्या करोगे, तो वही कंडीशन यहां पर बन गई। दूसरी साइड में अगर आप लोग जाओगे यहां पर जो अशरफ गनी भाई साहब हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, तो वो काफी बुरी कंडीशन में, अगर उनको इस तरीके से छोड़कर यहां पर जाया जाएगा तो उनकी बुरी सिचुएशन है। सितंबर के बाद में यहां पर ये पूरा तालिबान के हाथ में पावर चली जाएगी, तो अशरफ गनी साहब क्या करेंगे, वो भी पानी भरते हुए तालिबान के सामने नजर आएंगे। तो गनी भाई साहब जो है हालांकि आज के डेट में तो ठीक ठाक है, उनकी सपोर्ट एक स्टेट है, एक सोसाइटी है जो मिलकर उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो तालिबान को थोड़ा बहुत यहां पर ही टक्कर देते हैं। और कैपिटल में तो कम से कम जो इनकी राजधानी है जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की, ठीक है, काबुल के अंदर, तो वहां पर इनका कुछ दबदबा है, पर लेकिन यूएसए के निकलते ही वो दबदबा भी खत्म हो जाएगा, तो पूरी कंडीशन खराब हो सकती है यहां पर, क्योंकि तालिबान भी कैपिटल में आकर बैठेगा अगर गवर्नमेंट बनाएगा, तो कैसे बैलेंस की जाएगी पावर, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर सुलझाया जाएगा, ये काफी एक खतरनाक बात होगी। तालिबान जो है अगर बात करें, अब तक रोक रखा था यूएसए ने सिटी में एंटर करने से, क्योंकि एयर स्ट्राइक कर दी जाती थी यूएसए के द्वारा जब भी तालिबान जो है एंट्री करने की कोशिश करता था, पर लेकिन अब तो यूएसए नहीं रहेगा एयर स्ट्राइक करने के लिए, तब आप लोग क्या करोगे। तो यहां पर कई सारे जर्नलिस्ट मारे गए, एक्टिविस्ट मारे गए, इसी के साथ में कई सारे और भी जो
सोसाइटी के जो लोग थे तालिबान के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए, जो भी इनको अपोज करते थे। यानी कि तालिबान ये बोलता है जो हमारे फेवर में बात नहीं करेगा उसको कोई हक नहीं है हमारे देश में रहने का। तो अब ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। तो इसकी क्या गारंटी है जो इंसान जो है वो आज भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, जाने के बाद में यूएसए की फोर्स के वो यहां पर रुकेगा, वो पूरे उस पर कब्जा अपना जमा कर बैठा हुआ मिलेगा, ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो वर्ज पे है कोलैप्स के, यानी कि गवर्नमेंट गिरेगी तुरंत। और इसी के साथ में जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है यूएसए के द्वारा, बोला गया हालांकि बैकग्राउंड से हम तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोगों ने सुना है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, अक्सर टूट जाया करते हैं। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि यूएसए ने बोला है कि मैं तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा। अब कहां है यूएसए? ये है यहां पर यूएसए। अब कहां है अफगानिस्तान? तो ये है अफगानिस्तान। तो यहां से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि तालिबान ने यहां पर उठाकर सबको पलट दिया और यूएसए आएगा सपोर्ट प्रोवाइड कराने। अरे भाई साहब, तब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा, जब तक तुम आओगे तब तक तो नैया डूब चुकी होगी। तो ये सब बोलने वाली बात है कि यहां पर कंटिन्यू रखेंगे असिस्टेंस यहां पर गवर्नमेंट के साथ में, ये बस अपना पीछे छुड़ाने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आई निकल के उसके लिए ये बातें बोल रहे हैं। रसिया, चाइना और जो इंडिया है, अब वो देखते हैं वो क्या करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में कि अफगानिस्तान को स्टेबल अफगानिस्तान बनाया जा सके। तो ये थोड़ा सा देखने वाला मुद्दा होगा। यूएसए जो है वो एक मिलिट्री माइट है, एक काफी पावरफुल कंट्री है, फिर भी अफगानिस्तान के सामने अपने एक तरीके से घुटने टेक चुका है। अगर यहां से विड्रॉ करके ये जा रहा है, ठीक है, बिना किसी सेटलमेंट के, बिना किसी पीस के, तो सीधी सीधी बात है तालिबान के हाथ में पावर देने का इसने एकदम से सोच लिया है। और गवर्नमेंट तो वीक है, उसको तो जब चाहेगा ये उठाकर बाहर फेंक देगा तालिबान। तो ये एक अशुभ संकेत की तरीके से इसको देखा जा रहा है, यानी कि अपने बारे में सोचा जा रहा है। अब इंडिया क्या है? इंडिया ने ये बोला यहां पर स्टार्टिंग से कि अफगानिस्तान के द्वारा एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो इंडिया भी बोल रहा है कि यार अब क्या कर सकता हूं मैं यहां पर। तो इंडिया ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, तालिबान के द्वारा मिलकर काम कर लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे शांति बनाकर रखनी है। तो इंडिया भी उसी चीज को आज के डेट में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिया, रसिया तो इवन समिट उसकी ऑर्गेनाइज करा रहा है, उस समिट में हमको भी नहीं बुलाया था, चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान सपोर्ट प्रोवाइड करा ही रहा है। तो हम क्या कर लेंगे? अगर कल को यहां पर चलकर तालिबान आ गया और हमारा कोई यहां पर एक तरीके से तालिबान के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पहली बार इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं तालिबान अब कैसा माहौल यहां पर बना पाते हैं और किस तरीके की सिचुएशन रहती है, क्योंकि इंडिया ने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है इसके अंदर, कंट्री के अंदर में, तो क्या उसका कोई रिटर्न यहां पर मिलेगा अगर तालिबान आता है? तो कई सारे मुद्दे हैं देखने के, क्या सिचुएशन बनेगी तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप लोग की क्या राय, आप लोग क्या लगता है कि तालिबान के आने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा? ठीक है, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। सोचिए से कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे बैठ के सोचा करो, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर दोगे? तो आप लोगों का कुछ ना कुछ आंसर फ्रेम होना चाहिए उन मुद्दों के ऊपर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए ताकि तुरंत आप लोग आंसर दे सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है फिलहाल कौन, आखिर लीडर कौन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए की जो साख है वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बेइज्जती करवा दी, ठीक है। एक ताक बना रखी थी जो यूएसए ने, वो खत्म करा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब कौन यहां पर पावरफुल कंट्री बनकर आएगा? तो यहां पर ये बात की जा रही है यूएसए की जो हेजेमनी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आज की डेट में चाइना जो है वो पावर में आकर बैठ गया है, रसिया का इसको फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि किस डायरेक्शन में चीजें चलने वाली हैं, तो उसको बेसिकली एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए आज की डेट में अगर आप लोगों को एक मोटा मोटा मुद्दा बताऊं, दो कंट्री के बीच में काफी बड़ी वॉर चल रही है, एक तो है चाइना और एक है यूएसए। तो ये बेसिकली अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम में से ताकतवर कौन, तो ये बेसिकली कंडीशन बनी हुई है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इससे कि क्या चल रहा है, वो बस एक थे कि हाँ मुझे जो है अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना है और मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट चाहिए। इससे पहले जो यूएसए थी उसकी एक इज्जत हुआ करती थी, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती कराई, इतनी बेइज्जती कराई कि उन्हें भिगो भिगो कर यूएसए को मारा, जहां जहां से भी उसके द्वारा कोशिश की जा सकी वहां से उसने विड्रॉ कर लिया। ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO वगैरह, ये सारी चीजें, या फिर WHO, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने मना कर दिया। मतलब पूरा जितना हरकतें कर सकता था वो सारी हरकतें इसके द्वारा की गई। तो इसके चलते ये देखने को मिला कि अब कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हालांकि सिचुएशन चेंज हुई, चाइना के साथ में पूरा बैर लगाया गया उसके द्वारा, चाइना को बिल्कुल एक तरीके से कि नहीं तुमको नहीं छोड़ेंगे, पूरे टैरिफ ट्रेड वॉर चली। जबकि इनके रिलेशन जो थे वो रसिया के साथ में अच्छे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनकर आए इस टाइम पर भी ये था कि रसिया के साथ में रिलेशन जो इनके अच्छे चलने वाले हैं, वो बातें लगाई जा रही थी। पर लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि ये चाहकर भी रसिया से नहीं मिल पाए, यानी कि उन्हें कि समाज पूरा उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, और जिस इंसान के साथ में आप लोग रहना चाहते हैं वो इस इंसान के साथ में आप लोग न रह पाए। तो कुछ ऐसा देखने को मिला, तो समाज ने इनको मिलने नहीं दिया, इनका प्यार जो है वो परवान नहीं चढ़ पाया। वरना यूएसए और रसिया के रिलेशन जो है वो कुछ और ही होते। पर लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे कहानी चलती रही। रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन हमेशा डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते रहे और इनडायरेक्ट वे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनको सपोर्ट करते रहे, तो कभी भी जो रिलेशन है वो ज्यादा बेकार नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर लेकिन फिलहाल जो है अभी जो बाइडन आ गए, तो जो बाइडन ने आते अभी यहाँ पर प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें से कुछ के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी। तो अभी यहाँ पर रिलेशन और ज्यादा खराब होंगे। क्रीमिया वाले मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा इनका रहता है अभी, उसमें रसिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रही है, तो उसको लेकर यूएसए सामने आकर खड़ा हो रहा है, तो उसमें आगे आने वाले टाइम में क्या माहौल बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये ईरान न्यूक्लियर जो डील चल रही है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकले थे, उसमें अभी जो बाइडन भी प्रॉपर एक कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो वहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर ईरान के अंदर जून में इलेक्शन होने वाले हैं और हम लोग कहां बैठे हैं, हम लोग आधे से ज्यादा अप्रैल जा चुके हैं इसमें बैठे हुए, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे इलेक्शन होंगे, अब यहाँ पर कोई कट्टरपंथी अगर जीत कर आ जाती है तो फिर क्या करेंगे यूएसए वाले, वो तो बोलेंगे हम लोग अब डील साइन नहीं करेंगे, कर लो तुमको क्या करना है, तो माहौल जो है वो और ज्यादा खराब हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर होगा। तो आखिर कैसे क्या सिचुएशन बनेगी, अभी क्वाड ग्रुप एक अलग से बनाकर ये चल रहे हैं, ठीक है, उसी के चलते इंडिया जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, इंडिया रसिया चाइना आपस में मिलकर भी काम करते हैं, सबसे ज्यादा हथियार हम लोग रसिया से खरीदते हैं। तो अभी हेफाजत वे में चीज चल रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी सैंक्शन यहां पर यूएसए के द्वारा लगाए गए अभी, क्योंकि जमाल खशोगी की हत्या उनके द्वारा की गई। तो फिलहाल अभी ईरान जो है वो ऑलरेडी चाइना के खेमे में जाकर बैठ रहा है, तो एक ऐसा माहौल यहां पर बन रहा है कि आने वाले टाइम में एक नया कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी कल भी। तो इस टाइम पर कौन आगे निकल कर आएगा और क्या कंडीशन बनेगी, तो वही सारी बातें यहां पर बताई गई इस आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। तो ये वही है बेसिकली रिपीटेड आप लोग चीजें बोल सकते हैं, वही बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग जो मॉर्निंग वाली वीडियो देखते हैं 4 बजे जो कि मॉर्निंग में आती है, उसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, ठीक है, जापी, जोरई और गामोसा, ठीक है, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थे, ये एक पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड। तो ये कौन सा राज्य जिससे रिलेटेड ये न्यूज में है, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी। ये है क्या बेसिकली, ये है गामोसा, जिसे गमछे का नाम सुना है ना, उसी तरीके से गामोसा यहां पर देखने को मिल रहा है। जापी ये इस तरीके की हैट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जोरई यहां पर ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है किस राज्य से रिलेटेड है ये, तो अब आप लोगों को आंसर देना है, फिर वीडियो के एंड में आंसर दूंगा, तब तक आप लोग ये आर्टिकल सुनिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन अलायंस काफी ज्यादा न्यूज में है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो, खासकर हमारी कंट्री कई सारी कंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराई रही है दवाई के फील्ड में, तो उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें की जा रही है। देखिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनी जगह सही है, पर लेकिन क्या हमारी कंट्री में हम लोग प्रॉपर वे में दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एक मुद्दा सामने निकल कर आता है। तो उसी के बारे में पहले आप लोग ये समझिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां कहां दवाई हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं, जिस दवाई पर टैग लगा हुआ है मेड इन इंडिया, ठीक है। तो 13 अप्रैल का अगर डेटा करें काउंट हम लोग, तो 65 मिलियन वैक्सीन जो हैं हम लोग इसके जो डोज हैं वो सप्लाई कर चुके हैं लगभग 90 कंट्री को। 10 मिलियन तो ऐसे हैं जो ग्रांट दिया, ग्रांट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे हाथ में थी, हम लोगों ने दान दे दिया 10 मिलियन के करीब। 1 मिलियन में जो होता है वो 10 लाख होते हैं, ठीक है, अब यहां पर 10 मिलियन हो गया, तो 100 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, यानी कि 1 करोड़ के करीब जो है डोज हम लोगों ने लोगों को दान दे दिए। 36 मिलियन के करीब जो है यहां पर ये यहां पर कमर्शियल जो बेसिस पर दिए गए, और 19 मिलियन के करीब यहां पर कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यहां पर दिए गए। तो ये डेटा किसके द्वारा बताया गया है, ये डेटा बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। ये डेटा में जो कोवैक्स फैसिलिटी है यहां पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ये फैसिलिटी यहां पर एक तरीके से प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, कोविड-19 की दवाई प्रोवाइड कराना, फेयर और इक्विटेबल एक्सेस सबको मिल सके। लगभग 190 कंट्री जो कि इकोनॉमी पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर में, और एक ओवरव्यू जो यहां पर बेसिकली फ्रेमवर्क लाया गया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्रेमवर्क लाया गया। मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि यार कोई भी अपनी दवाई को नेशनलाइज न करें, जिन देशों के पास में दवाई पहुंचनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कम से कम उनके पास में दवाई जानी चाहिए। तो उसके तहत यहां पर ये काम किया गया, और इसी के चलते दवाइयां प्रोवाइड कराने की बात की गई। एक और अलायंस है जिसके बारे में याद रखिएगा, ये भी दवाई के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में है, गावी द वैक्सीन अलायंस, इसको बेसिकली ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बनाया गया था यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन लगभग 2000 में, यानी कि 21 साल यहां पर इसको पूरे हो चुके हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यहां पर, ये इम्यूनाइजेशन का काम करती है पुअर कंट्री में, यानी कि वो कंट्री जहां पर कोई बीमारी फैल गई है तो कम से कम वहां पर दवाई कैसे पहुंचे और इम्यूनाइजेशन कैसे बरकरार रखा जाए उसके बारे में बात करती है। गावी टुगेदर मिलकर यहां पर, जैसे कि जो कंट्री होगी, खासकर डेवलपिंग कंट्री होगी, डोनर गवर्नमेंट होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिसेफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सोसाइटी फिलैंथ्रोपी, कोई प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, पैसा इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए कोई कंट्री है जैसे कोंगो, ठीक है, कोंगो के पास है पैसा नहीं है कि वो दवाई खरीद सके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराएगी कि अगर वहां पर भी बीमारी फैल चुकी है
कोई बीमारी फैल चुकी है वहां पर, तो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए अगेंस्ट ह्यूमन डिजीज। तो याद रखना गावी ये कोविड-19 के लिए नहीं है, कोई भी बीमारी अगर फैल रही है तो उसके लिए यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराती है, जो कि जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। गावी ऑब्जर्वर स्टेटस भी रखता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर में। तो ये एक तरीका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बोलता है कि चलो तुम्हारे पास से पैसा नहीं है तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अगर दवाई के बारे में बात करें तो 3 फैक्टर के बेस पर दी जा रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल के बेस पर प्रोग्राम क्या चल रहा है, और रिक्वेस्ट क्या की जा रही है मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो यहां पर उसके बेस पर दवाई दी जाती है। पर लेकिन क्या हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं कि जो प्रोसीजर चल रहा है वो सही है गलत है? हम लोग अपनी कंट्री में दवाई प्रोवाइड करा नहीं पा रहे हैं, दूसरों को दवाई दे रहे हैं, तो कितने लेवल पर हम लोग ये चीजें कर रहे हैं? अब गवर्नमेंट से पूछा जाए तो गवर्नमेंट क्या कहती है, देखिए दवाई हमारी कंट्री में जा कैसे रही है, अगर कोई आप लोगों से पूछे, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जो दवाई बना रही है कोई ए, तो ये प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, यूएसए के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इतने डोज तुमको देंगे, ठीक है, दूसरा जापान के साथ में साइन कर लिया इतने डोज तुमको देंगे। तो ये कंपनी साइन कर रही है, ना कि गवर्नमेंट साइन कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को अगर डोज चाहिए यहां पर तो उनको भी उनसे बात करनी पड़ेगी। पर लेकिन कोई भी कंट्री गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर होती है कि वो प्रेशर डालकर उसको बोल सकती है कि हाँ ये दवाई हमारी ही कंट्री में रहनी चाहिए, कि पहले अपने तो पेटी बांध लो, अपनी कंट्री के लोगों को तो प्रोवाइड कराओ, बाद में दूसरों को देख लेंगे। तो वो भी चीजें हैं। तो कई सारे एरिया में जो दवाई है की जो भी शॉर्टेज चल रही है तो उसको कैसे लेकर चलें, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो दवाई वैक्सीनेशन ढंग से होना चाहिए, तो उन्हीं को चलते यहाँ पर ये सब बातें हैं, ठीक है। तो ये है कुछ मुद्दे। बाकी जो इसका आंसर है क्या है, यहाँ पर इसका आंसर याद रखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आसाम के बारे में बात की जा रही है, ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर ये, ठीक है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल मॉर्निंग में आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलेगा सितंबर के महीने करंट अफेयर, ठीक है, सितंबर का, अगस्त का आ चुके हैं, ठीक है। और पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करो, ये आप लोगों के सामने टेलीग्राम है, और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए, वो नहीं कहते ताबड़तोड़ तरीके से लगे रहिए, यही जो लास्ट का टाइम होता है यही आगे चलकर आप लोगों को याद आएगा, यही चीजें हैं जो आप लोगों को बेसिकली सक्सेस दिलाएंगी। तो अभी कम से कम हार नहीं माननी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन से किसी का भला नहीं होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।